हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां आपने खाना खा लिया और जब पेमेंट करने की बारी आई तो आपका यूपीआई चला ही नहीं? या फिर अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे गए हैं तो आपने पेट्रोल डलवा लिया और अगेन पेमेंट जो है वो नहीं हो पाया। अब ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती रहती है, तो इस केस में हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उस क्यूआर कोड का फोटो खींचते हैं, अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को बोलते हैं कि आप इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर दीजिए, मेरा अभी सर्वर डाउन है या फिर मेरा जो ऑनलाइन पेमेंट है वो काम नहीं कर रहा है। और यूजुअली आप ऐसी चीज़ से बाहर आ जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपने अपने दोस्त को या अपने फैमिली मेम्बर को बोला कि इस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर दो और उसका भी पेमेंट नहीं हुआ। ऐसे इंस्टेंसेस में क्या करेंगे आप? ऐसे सिमिलर इंस्टेंसेस इस महीने में 3 बार हो चुके हैं जब यूपीआई पेमेंट ठीक से काम नहीं किया। यूपीआई पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो इतना फंक्शनल नहीं रहा कुछ समय के लिए और बहुत सारी पेमेंट स्टक कर गई। अब ये तो है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगेगा कि यार कैश ही बेटर था, ऐसे अटकते तो नहीं थे हम, ऐसे बर्तन मांजने की नौबत तो नहीं आई, या फिर गाड़ी जो है वो पेट्रोल पंप पे खड़ी करनी पड़ गई, ऐसी नौबत तो नहीं आएगी कैश के रिस्पेक्ट में। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपको कैश की याद आती है कि कैश होता तो बेहतर होता। पर अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको जेल भी पहुंचा सकता है, और ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमने एक केस में देखा जो कि बहुत ही फेमस कंट्रोवर्सी है, कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी। अब इस केस में क्या हुआ और सिर्फ कैश के होने से क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुणाल कामरा, जिन्हें नहीं पता, ही इज़ अ वेरी फेमस कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं ये। इनका एक शो हुआ था नया भारत, जिसमें इन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ ऐसा कहा जिससे जनता को या फिर शिवसेना को वो बात पसंद नहीं आई। इसके चलते बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई। जिस स्टूडियो में इन्होंने ये शो परफॉर्म किया था उस स्टूडियो में तोड़फोड़ भी कर दी गई और केस और डिफेमेशन का पूरा मैटर जो है वो फंस गया। अब इस पूरी सिचुएशन में कौन कौन है? कुणाल कामरा है और वो जो पार्टी मेंबर्स हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, ये वाले लोग इन्वॉल्व हैं। पर इस सिनेरियो में एक अजीब तरह का डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसमें जो ऑडियंस कुणाल कामरा का शो अटेंड करने गई थी उन ऑडियंस में से भी लोगों को समन आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑडियंस जो है उन्हें समन मिला है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पहली बात तो ये कि ये जो शो है ये पूरा ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इसकी सारी जानकारी तो आपके पास है, तो आप ऑडियंस को क्यों बुला रहे हैं? दूसरा कि ये ऑडियंस को ट्रैक कैसे किया कि ये ऑडियंस थी? ये जो दूसरा सवाल है मेरा, इससे आपको कैश की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। दरअसल कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनके शो में अगर आपको देखने जाना है तो टिकट्स ऑनलाइन मिलती हैं। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये टिकट्स बेचते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना जीमेल आईडी या फिर ईमेल आईडी इन जनरल देते हैं और वो टिकट्स आप खरीद लेते हैं। अब ये जो डेटा है और जो ट्रांजैक्शन आपने किया है उसको पेमेंट को करने के लिए, उससे आप ट्रेस किए जा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ सिचुएशन जो है इस केस में भी देखने को मिला, जिसमें मुंबई पुलिस ने ऑडियंस को ट्रेस कैसे किया। जो भी बुकिंग की थी मेंबर्स ने वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से की थी और इस वजह से जो ट्रेसेबिलिटी है वो पॉसिबल हो पाई। अब देखिए, यहाँ पर अगर हमने कैश का इस्तेमाल किया होता और कैश से ऑनलाइन बुकिंग होती तो आप ट्रैक नहीं कर पाते कि किसको टिकट बेची, कितनी सारी टिकट्स बिकी होंगी पता थोड़ी चलेगा। और यहाँ पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको ये डिटेल देनी ही है, और फिर वही डिटेल्स जो हैं जो हमारी इच्छा नहीं थी, आपने हमसे ली क्योंकि कंपलसरी कर रखा था आपने, वही डिटेल्स को मिसयूज करके आप हमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। देखिए, यही चीज़ पर सवाल उठाया जा रहा है कि सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं इस पूरा सिनेरियो कि ये जो टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है उन्होंने ऑडियंस की इंफॉर्मेशन शेयर ही क्यों करी। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि आप ये जो कंपलसरी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मांगते हैं, इज इट रियली नेसेसरी? क्या आपको एक्चुअल में इसकी इतनी ज़रूरत है? तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि हमारी ये जो कन्वीनियंस है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए,
अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इस कंसर्न पे हम और बात करेंगे, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट जो है वो अनअकैडमी के प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स से रिलेटेड है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा क्रैश कोर्स है जिसमें हम आपको जनरल स्टडीज़ और सीसैट दोनों की तैयारी कराते हैं बहुत ही ऑप्टिमम प्राइस में। इसमें एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधनिया, जो कि मेरा नाम है। अच्छा, इस कोर्स में एनरोल करने से अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है ही, पर हम आपको एक तोहफा भी देंगे साथ में। हम आपको इसके साथ मेंस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में अवेलेबल करा देंगे अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी में ठीक ठाक चीज़ें हैं, जीएस आपका कवर्ड है, आपको बस सीसैट में प्रॉब्लम है, तो हमारे पास सीसैट का भी एक स्टैंड अलोन कोर्स है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका प्राइस क्या है। इसमें एनरोल करने के लिए भी अगेन मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा आपको। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। बात हम कर रहे थे कि जो कैश वाला सिस्टम था क्या वो बेटर था। तो जो कैश के अलग वाला सिस्टम हमने जनरेट किया है उसके लिए हम एक ब्रॉडर टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन का आसान भाषा में मतलब है कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी आसान बना रहे हैं। कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके? जैसे पहले निगरानी रखने के लिए लोग हुआ करते थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करानी पड़ती थी। अब आप निगरानी सीसीटीवी कैमरा से भी रखते हैं। तो ये क्या है? ये कन्वीनियंस है जो टेक्नोलॉजी की मदद से आपको मिली है। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए पहले जाया करते थे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसेस, अब क्या करना होता है, अब आप ऑनलाइन ऐप पर ही इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं। तो ये क्या है? ये डिजिटलाइजेशन है। तो डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमने अपनी ज़िंदगी आसान कर रखी है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने लिस्ट किए हुए हैं। जैसे कैश अब हमें लेकर नहीं घूमना होता है, आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, इनफैक्ट लोग बेगर्स को, भिखारियों को भी यूपीआई में पेमेंट कर देते हैं। तो इतना कन्वीनियंस है, इतना कैशलेसली हम ऑपरेट करते हैं और वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। इंडिया जो है वो इस चीज़ में प्राउड भी लेता है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इस तरह का सिनेरियो नहीं है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग और इससे हमें कन्वीनियंस है। आई एम अग्रीइंग टू इट। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है या फिर यूटिलिटी के बिल्स जो हैं अब हम ऑनलाइन भरते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा समय बचता है, हमारी एनर्जी बचती है, भीड़ भाड़ नहीं लगती है, 24/7 ये फैसिलिटीज़ ऑपरेट करती है। तो अगेन अ गुड थिंग। अब हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं कैरी करते, हमारे पास अब ऑनलाइन कॉपीज़ होती हैं। जैसे आपको कोई बोले कि अपना आधार कार्ड दिखाइए तो आपके फ़ोन में होगा एक कॉपी, आप वो दिखा देते हैं। तो अगेन एक कन्वीनियंस है अपने आप में कि आप स्कैन्ड कॉपीज़ के ज़रिए अपना काम कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन एक अच्छी चीज़ है, इसीलिए हम इतना प्रमोट भी करते हैं। पर इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसका रिकॉर्ड बनता है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं तो वो ऐप पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। अगर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की जगह स्कैन्ड कॉपी शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट तो छूटता ही है, आपकी ट्रेसेबिलिटी बढ़ती रहती है। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, मतलब कि ऐसे फुटप्रिंट्स तो आप समझ ही रहे हैं, यही है, सॉरी इस तरफ फुटप्रिंट्स तो यही है। डिजिटल फुटप्रिंट्स मतलब आप ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके पीछे आप अपनी निशानी छोड़ के चले जाते हैं। अब इस चीज़ का मिसयूज़ होता है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड मिसयूज़ हो सकता है, जो प्रॉब्लम कैश के साथ नहीं थी। अगेन एक तरफ कन्वीनियंस है तो दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या है? प्राइवेसी और सिक्योरिटी की। ये डिजिटल फुटप्रिंट्स का इस्तेमाल, मैं ऐसा कहूँगी कि इसका मिसयूज़ जो है वो बहुत बड़े लेवल पर भी हो सकता है। आइए देखते हैं क्या कंसर्न्स हैं इससे रिलेटेड। बहुत सारे कंसर्न हैं, यहाँ पे मैंने टॉप 3 लिस्ट कर रखे हैं। सबसे पहला तो है कि गवर्नमेंट जो है वो इस डिजिटल फुटप्रिंट का इस्तेमाल मास सर्विलेंस के लिए कर सकती है। मास सर्विलेंस मतलब हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए। जैसे हम पूरा टाइम सीसीटीवी कैमरे की नज़रों में होते हैं, हमारे फ़ोन पे जो समय जाता है उसके भी रिकॉर्ड्स निकल सकते हैं, हमारी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसके भी रिकॉर्ड्स निकल सकते हैं, वो भी डेटा मॉनिटर होता है। तो हम पूरा टाइम निगरानी में ही रहते हैं। आपको क्या लगता है आपके सिस्टम को, आपके फ़ोन को, आपके लैपटॉप को नहीं पता है कि आप किस टाइम पे क्या काम करते हैं? उन्हें सब पता होता है। आपकी लोकेशन ट्रैक होती है, आपकी एक्टिविटीज़ ट्रैक होती है,
आपके बिहेवियर पैटर्न्स को भी वो एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज़ 12:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्ले करते हैं अपने फ़ोन में, जो कि एक बहुत फेमस शो है, तो उसे पता चल जाएगा थोड़े दिन में कि ये टाइम पे आप तारक मेहता का सीरियल देखते हैं, तो ये टाइम पर ही वो आपको वो वाली चीज़ें दिखाएगा। ये जो चीज़ है ये क्या है, ये आपका फ़ोन जो है वो इतना इक्विप्ड है टेक्नोलॉजी से कि वो इतना स्मार्ट है कि वो आपके बिहेवियर पैटर्न्स एनालाइज करता है। हमारा बहुत सारा डेटा हमारी बिना मर्जी के बहुत सारे कंपनीज़ के पास में है, गवर्नमेंट के पास में है। हम इतनी आसानी से ट्रेस हो सकते हैं, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स इतनी आसानी से मॉडिफाई किए जा सकते हैं कि हमारे लिए प्राइवेसी एक मिथ ही है। दूसरा जो है, कंपनीज जो हैं, पहले तो गवर्नमेंट की बात कर ली हमने, दूसरा कंपनीज जो हैं वो हमें टारगेटेड एड्स दिखाती हैं। जैसे अगर सपोज रोज़ 12:30 बजे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, तो वो बहुत जल्दी एनालाइज कर लेगा कि कुछ 10-15 मिनट के लिए फ़ोन चलाता है, इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे खाना खा रहा है। उसी टाइम पे आपको एड्स दिखाएंगे वो खाने के, ताकि आप ऑर्डर के लिए तैयार हो जाएं कि आपको ठीक है डेजर्ट दिखा दिया कोई सा, तो आप कुछ डेजर्ट ऑर्डर कर देंगे। इस तरह से आपकी टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट भी होती है। कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं। हैकर्स जो हैं वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर सकते हैं, बहुत तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं आपको। तो बहुत तरह के क्राइम्स इससे हो सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं डिजिटलाइजेशन के अगेंस्ट में हूँ, डू आई डोंट वांट डिजिटलाइजेशन? सो द आंसर इज कि मैं डिजिटलाइजेशन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, आई एम ऑल इन फॉर इट। पर ये डिजिटलाइजेशन हमारी सिविल लिबर्टीज़ के कॉस्ट पर नहीं आना चाहिए। अब सिविल लिबर्टीज़ मतलब हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है वो हमारे पास होनी चाहिए, हमारा डेटा मिसयूज़ ना हो इस बात का अश्योरेंस होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कोई मैनिपुलेट ना करे इस बात की गारंटी होनी चाहिए। हमारे पास जस्ट बिकॉज डिजिटलाइजेशन से कन्वीनियंस है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी सिविल लिबर्टी या फिर हमारे डेमोक्रेसी के कारण जो अधिकार हमें मिले वो हम खो दें। ऐसा ये ट्रेड ऑफ नहीं है कि एक चीज़ मिलेगी दूसरी चीज़ चली जाएगी। दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं। और यही इस चीज़ का आज का कंक्लूजन है कि ये जो कैश वाला सिस्टम है उसके खुद के प्रोज थे। कैश वॉज कंसिडर्ड एज फ्रीडम। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम पूरे टाइम निगरानी में हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से। इतनी हताशावादी हूँ नहीं मैं, पर एक कंसर्न है जो कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी से और ज़्यादा एग्जैजरेट हो गया। जाने से पहले एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप करते जाइए। ये एक MCQ है, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इन इंडिया? और ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। करना ये है आपको कि आपको कमेंट में ABCD करके कोई भी ऑप्शन जो आपको ठीक लगता है उसे मार्क करना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आप उसके आगे करेक्ट और एक थम्स अप कर दूंगी। अगर आपका आंसर गलत होता है तो आई राइट ट्राई अगेन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है एंड इफ़ यू शेयर द सिमिलर कंसर्न, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट में बताइए कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो विटनेस होती हैं क्या, या फिर आपको भी इस चीज़ से लेकर चिंता रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।